नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं और संस्कृत व्याकरण के अंदर आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, प्रत्यय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। कक्षा 6 से 10 के लिए, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड, ग्रेड थर्ड, सभी में प्रत्यय से रिलेटेड सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो संस्कृत के प्रत्यय और हिंदी के प्रत्यय में थोड़ा सा फर्क होता है। हिंदी के प्रत्यय जहाँ सीधे सीधे जुड़ जाते हैं शब्दों के साथ, संस्कृत के प्रत्यय वहाँ सीधे सीधे नहीं जुड़ते, उनका कुछ भाग जुड़ता है, कुछ भाग डिलीट हो जाता है, हट जाता है, लोप हो जाता है। तो कैसे कैसे उनके परिवर्तन होते हैं, थोड़ी सी सामान्य चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे कि प्रत्यय क्या होते हैं, कितने उसके पार्ट हैं, किस किस तरीके से वो काम करते हैं। देखो, सबसे पहले प्रत्यय, प्रीतीयते, विधीयते, अनीयते प्रत्यय। प्रति प्लस अय ऐसा संधि करके प्रत्यय शब्द बनता है। प्रतीयते, विधीयते, अनेन इति प्रत्यय, और इसका सूत्र होता है प्रत्यय, और एक सूत्र होता है परश्च, जो कहता है कि वे शब्दांश, ध्यान रहे पूरा शब्द नहीं होता प्रत्यय, प्रत्यय का स्वयं का कोई भी अर्थ स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। यानी कि प्रत्यय जब किसी शब्द में या धातु में जुड़ेगा तो उसके बाद वो अपने अर्थ को प्रकट करेगा, उससे पहले उसका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। तो प्रीतीयते, विधीयते, अनेन इति प्रत्यय, जो किसी भी शब्द में जुड़ जाए, अपनी प्रतीति वहां करा दे, अपना नियम वहां लगा दे, पीछे जुड़ने वाला शब्दांश हो, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब देखो आगे, वे शब्दांश मैंने हिंदी में लिख दिया यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए। वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु में जुड़ जाते हैं और उसके अर्थ के परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। मुख्य रूप से प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ पे 5 लिखे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 3 बता रहे हैं सर और लिख 5 रहे हैं, तो उसका कारण मैं बता देता हूँ कि जो हमारी 8वीं क्लास की और 10वीं क्लास की संस्कृत की बुक है NCERT, उसमें प्रत्ययों को 5 रूपों में बताया गया है। मुख्यतः प्रत्यय हम पढ़ते हैं तो 2 ही तरह के प्रत्यय होते हैं, फिर उसके पार्ट 3 हुए और 3 से उनके पार्ट 5 हुए। उन 5 की चर्चा सामान्य रूप से हम थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर करेंगे, फिर विस्तृत अध्ययन हम इसका नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। देखो, सबसे पहले है कृत प्रत्यय। तो प्रत्यय, कृत प्रत्यय वे होते हैं जो किसी भी धातु के पीछे जुड़ते हैं। धातु का मतलब समझ गए होंगे आप, क्रिया। तो जो प्रत्यय किसी भी धातु के पीछे जुड़ते हैं, क्रिया के पीछे जुड़ते हैं, उनको हम कहते हैं कृत प्रत्यय। ठीक है। नेक्स्ट है तद्धित प्रत्यय, कि वे प्रत्यय जो क्रिया के अलावा अन्य शब्दों के साथ जुड़ते हैं, उनको हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तो मूल रूप से ये 2 ही रूप होते हैं, 2 ही पार्ट होते हैं प्रत्ययों के, कृत और तद्धित। कृत का मतलब समझ गए, जो धातु के पीछे जुड़ेंगे वो कृत प्रत्यय है। जो धातु के अलावा अन्य विशेषण शब्दों के साथ, संज्ञा शब्दों के साथ, सर्वनाम शब्दों के साथ यदि कोई जुड़ता है तो वो होगा हमारा तद्धित प्रत्यय। अब तीसरे नंबर पे है स्त्री प्रत्यय। ये इसके मुख्य जो 3 पार्ट मैंने लिखे हैं वो ये शुरू के 3 पार्ट हैं। तीसरे नंबर पे स्त्री प्रत्यय तद्धित का ही एक भाग है। कैसे है? क्योंकि जब धातु के साथ प्रत्यय जुड़ेगा तो वो भी एक शब्द बनेगा, और उस शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम प्रत्यय लगाएंगे, तो वो शब्द के पीछे प्रत्यय हुआ, और शब्द के पीछे जब प्रत्यय होगा तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। तो यहाँ पर 3 पार्ट कौन कौन से हुए? कृत माने जो धातु के साथ जुड़ेंगे ऐसे प्रत्यय, और तद्धित माने ऐसे प्रत्यय जो धातु के अलावा अन्य शब्दों के साथ जुड़ेंगे। स्त्री प्रत्यय जो स्त्रीलिंग बनाने के लिए जोड़े जाएंगे। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाएंगे, मूल शब्द से स्त्रीलिंग बनाएंगे, धातु में प्रत्यय जोड़ा, उसके बाद शब्द बना, शब्द बन करके उसमें स्त्रीलिंग का प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो स्त्री प्रत्यय कहलाएगा। ये 3 हमें अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। धातु के साथ जुड़ने वाले कृत प्रत्यय, धातु के अलावा अन्य शब्दों के साथ जुड़ने वाले तद्धित प्रत्यय, और स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जुड़ने वाले प्रत्यय स्त्री प्रत्यय। अब यहाँ पे एक लिखा है विभक्ति प्रत्यय। देखो, विभक्ति प्रत्यय क्या होते हैं? जब कोई भी पद होता है वो कब बनता है पद? जब वो पहले प्रत्यय जुड़ करके आता है। सुप तिङंतम पदम,
ये हमने संज्ञा प्रकरण की जो कक्षा ली थी वहां पे भी ये सूत्र हमने नोट कराया है। सुप तिङंतम पदम, ये कहता है कि सुप और तिंग ये प्रत्यय होते हैं। सुप तो 21 प्रत्यय होते हैं जो शब्द रूप बनाने के लिए जोड़े जाते हैं, और तिंग 18 प्रत्यय होते हैं जो धातु रूप बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। जब आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हो तो वहाँ आपने रूप सिद्धि पढ़ी होगी, तो वहाँ सु औ जस अम औट षष्टाभ्याम विस गिम व्याम यस ngस औस आम गी औ सुप, ऐसे करके आपने 21 प्रत्यय हमने पढ़े हैं सातों विभक्तियों के तीनों वचनों में, सु से चालू करके और सुप तक। दूसरे नंबर पे तिंग 18, देखो परस्मयी पदी के 9 और आत्मने पदी के 9, ऐसे करके ये 18 प्रत्यय होते हैं जो धातु रूप बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस इड वही महिंग, सॉरी सिप तस तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस ता ताम झ था थाम ध्वम इड वही महिंग, ऐसे शुरू के 9 परस्मयी पदी के, बाद वाले 9 आत्मने पदी के ये प्रत्यय होते हैं, और उन सब को मिला करके हम तिंग कह देते हैं। तिंग क्यों कहते हैं? ती से चालू किया तिप तस झी, और महिंग का ंग ये जोड़ के एक प्रत्याहार बना दिया हमने तिंग, तो उसके अंदर 18 प्रत्यय शामिल होंगे। ऐसे ही सु औ जस अम औट षष्टाभ्याम विस गेम्याम व्यस गसिम्याम व्यस ngस औस आम गी औस सुप, तो ये हमारे 21 प्रत्यय सुप के हुए। सु से चालू करके और सुप तक, प्रथमा विभक्ति एक वचन से चालू करके सप्तमी विभक्ति बहुवचन तक 21 प्रत्यय। इन 39 प्रत्ययों को 21 + 18, इन प्रत्ययों को हम विभक्ति प्रत्यय कहते हैं, जो हमारे शब्द रूप और धातु रूप बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारी 10वीं की एनसीईआरटी की बुक में है धातु अवयव प्रत्यय। देखो ये क्या होता है, जब धातु रूप हम बनाते हैं तो मूल धातु होती है, प्लस में उसके साथ में तिंग प्रत्यय, कोई सा भी इनमें से एक प्रत्यय होगा, और इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा आगम होता है, कुछ शब्दों का, कुछ प्रत्ययों का आगम होता है, उन्हें हम धातु अवयव प्रत्यय कहते हैं। जैसे पठ प्लस ति हम पढ़ते हैं, यहाँ पठ प्लस तिप। अब यहाँ देखो पठ प्लस ति से मुझे बताओ ये पठती बना, तो ये हलंत हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे शप का आगम होता है, कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम होता है। शय में शप का लशक्व तद्धिते से इस शय का लोप हो जाता है, हलंतम और तस्य लोपे से इस पै का लोप होकर ऐसे बचता है, जो ए इस ठे में जुड़ जाता है, तो ठे पूरा हो गया, और तिप इसका हलंतम और तस्य लोपे से लोप हो जाता है, तो पठती रूप हमारा बनता है। तो ये जो बीच में ऐसे प्रत्यय फंसा, यानी धातु और विभक्ति प्रत्यय, इन दोनों के बीच में जो प्रत्यय फंसता है उसको हम कहते हैं धातु अवयव प्रत्यय। तो आपको ध्यान में होना चाहिए, अगर 5 रूप हैं तो ये हैं, 3 रूप हैं तो ये हैं, 2 रूप हैं तो ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं तिंग और अतिंग क्या होते हैं। तो तिंग हमने अभी पढ़ा, ये 18 प्रत्यय तिंग कहलाते हैं। तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस ता अताम झ था अताम ध्वम इड वही महिंग, ये 18 प्रत्यय तिंग कहलाते हैं। तो और अतिंग जो तिंग से भिन्न हो, मतलब इन 18 प्रत्ययों को छोड़ करके अन्य जो प्रत्यय होंगे और जो धातु में लगेंगे वो सब के सब अतिंग कहलाएंगे। नेक्स्ट सार्वधातु क्या होता है, तिंग शित सार्वधातुकम। तिंग प्रत्ययों को छोड़ दो, यानी इन 18 के अलावा, और शित प्रत्ययों को छोड़ दो। शित में देखो क्या क्या है, शित में है श इत, ये कह रहा है कि जिस प्रत्यय में श इत संज्ञक हो, इत संज्ञा लोप, वो सारी चीजें संज्ञा प्रकरण में हमने पढ़ी है। तो इत संज्ञक जो पद है, श यदि किसी प्रत्यय में इत संज्ञक है तो उसको छोड़ करके बाकी जो बचेंगे वो सब के सब प्रत्यय सार्वधातुक होंगे। लेकिन कौन से, ये हम सिर्फ कृत प्रत्यय की बात कर रहे हैं। धातु से जुड़ने वाले ऐसे प्रत्यय जो इन 18 को छोड़ करके और जिनमें श की इत संज्ञा होती है, उनको छोड़ करके जो बच गए
वो सारे के सारे सार्वधातुक कहलाएंगे। ये सार्वधातुक और आर्वधातुक क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आगे सार्वधातुक और आर्धधातुक के कुछ नियम हम पढ़ेंगे, तो वहां हमारे दिमाग में क्लियर रहे कि सार्वधातुक और आर्धधातुक क्या है। तो यहाँ देखो इसके अंदर शैकित संज्ञा होने वाले कुछ 5-6 प्रत्यय हैं। जैसे क्षत्रिय में शैकित संज्ञा होती है, इन सब में लशक को अतद्धिते सूत्र से शैकित संज्ञा होती है। शानच में शैकी, खश में शैकी, एश में शैकी, शय में शैकी और चानच में शैकी। ये 6 ऐसे प्रत्यय हैं जो शित कहलाते हैं, मतलब इनमें शय की इत संज्ञा होगी, इत संज्ञा का तस्य लोपे सूत्र से लोप हो जाएगा। तो इन प्रत्ययों को, और 18 प्रत्यय ये हो गए, 18 और 6 24, इन 24 प्रत्ययों के अलावा जितने भी प्रत्यय वो सारे के सारे, इन 24 प्रत्ययों को सार्वधातुक प्रत्यय कहते हैं, और इन 24 के अलावा आर्ध धातुकम शेष है, जो बच गए उनको हम आर्ध धातुक कहेंगे। ठीक है, तो इन 18 और 6 24 को तो हम कहेंगे सार्वधातुक, और इन 24 से अलावा अन्य जो प्रत्यय हैं जो हमारे कैसे कृत हैं, मतलब धातु के साथ जुड़ने वाले हैं, उन सबको हम कहेंगे आर्ध धातुक प्रत्यय। नेक्स्ट देखो कृदंत। अब कृदंत क्या है, कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कृदंत पद बताइए कौन सा है। तो कृदंत और तद्धितांत क्या है उसको हम समझते हैं। देखो, ऐसा शब्द जिसके अंदर कृत अंत में हो, मतलब ऐसा शब्द जिसके अंदर प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, लेकिन वो शब्द कैसा होना चाहिए, धातु वाला होना चाहिए। भाई कृत क्या होता है, जिसके पीछे जिस धातु के साथ जो प्रत्यय जुड़ता है वो तो कृत हो गया, और कृत है अंत में जिसके, यानी ऐसी धातु जिसके पीछे प्रत्यय जुड़ गया हो, तो वो जो नया शब्द बना उसको कृदंत कहेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं यहाँ पे, ये पठ धातु है और पठ धातु में हमने तुमन प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये जो पठ धातु है, धातु के साथ प्रत्यय जुड़ा तुमुन, तो ये तुमुन जो है वो कैसा प्रत्यय, कृत। तो कृत प्रत्यय जिसके अंत में हो ऐसा शब्द कृदंत कहलाएगा, और ये रूप बन गया पठितुम। अब यहां देखो, ये तो है कृत, ये क्या है कृत, मतलब ये कृत प्रत्यय है, और ये पूरा क्या है कृदंत। क्या है पूरा कृदंत, कैसे हुआ, जिसके अंत में कृत हो, मतलब ऐसा धातु का प्रत्यय के साथ जुड़ा हुआ रूप बनने के बाद कृदंत कहलाता है। मतलब ऐसी धातु जिसमें प्रत्यय जुड़ गया हो, प्रत्यय जोड़ने के बाद जो शब्द बना उसको हम कृदंत कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखो, कृदंत के बाद तद्धितांत। तद्धितांत क्या होता है, तद्धित प्रत्यय हमने देखा शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ता है वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो ऐसा शब्द जिसमें तद्धित प्रत्यय जुड़ा हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे, तद्धित प्लस अंत। यहां देखो तद्धित प्लस अंत, तो यहां देखो आधा तय था इसलिए तय की जगह दय हो गया हमारा, कृत में आधा तय था, तय की जगह दय बन गया हमारा, जस तो संधि के अंतर्गत पहले की जगह तीसरा। यहां तद्धित में ए जुड़ा हुआ है, ध्यान रहे आधा नहीं है, ए है, तो ए और ए मिलके आ हो गया, इसलिए तद्धितांत। ठीक है, तो ऐसा शब्द जिसमें प्रत्यय लगा हुआ हो लेकिन वो धातु से भिन्न होना चाहिए, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, तद्धितांत उसको हम कहेंगे। जैसे देखो इसके अंदर हमारा तरप प्रत्यय होता है, गुण प्लस वतुप कर लेते हैं हम, तो शब्द बन गया हमारे पास गुणवान। तो यहाँ पे शब्द है गुण जो एक धातु नहीं है, धातु से भिन्न है, और उसमें प्रत्यय हमने जोड़ दिया। मतुप प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं मतुप और वतुप, तो वहां पे वान बचा, तो गुणवान शब्द बन गया। यानी कि ये जो वान हमने जोड़ा तद्धित प्रत्यय है, और तद्धित प्रत्यय जिसके अंत में हो उसको हम तद्धितांत कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो शब्द है इस शब्द को तद्धितांत कहेंगे, इसको सिर्फ इसको तद्धित कहेंगे, पूरे शब्द को हम तद्धितांत कहेंगे। मतलब ऐसा प्रत्यय से जुड़ा हुआ शब्द जो धातु से भिन्न हो उसे तद्धितांत कहेंगे। नेक्स्ट हमारा कृदंत प्रकरण।
कृत में, कृत को ही हम कृदंत कहते हैं, और कृदंत माने वो पद जोड़ने के बाद में बनता है तो उसको कृदंत प्रकरण कह देते हैं। इसके भी 3-4 पार्ट हैं। नंबर 1 तो है कृत, दूसरा है कृत्य, और तीसरा इसका उणादि रूप होता है। कृत में भी 2 पार्ट होते हैं, पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत। तो हमारे सिलेबस से रिलेटेड कुछ एक प्रत्यय हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। कृत प्रत्यय में पूर्व कृदंत के अंतर्गत आते हैं इक्तय प्रत्यय, इक्तवतु, क्षत्रि, शानच, त्रिच और इण्वोल। तो ये जो प्रत्यय हैं हमारे, ये प्रत्यय पूर्व कृदंत या कृत प्रत्यय के अंतर्गत हैं। उत्तर में है हमारे, उत्तर कृदंत में तुमुन, घय, ल्युट, इक्त्वा, ल्यप और इक्तिन। अब ये ई क्यों बोल रहा हूं कि जब कोई भी आधा वर्ण होता है फर्स्ट में तो उससे पहले ई का उच्चारण स्वतः ही निकलता है, तो वो सही है। यहाँ येरा लेवे होने की वजह से इसको इण्वोल नहीं इण्वोल पढ़ेंगे, और यहाँ ल्यप पढ़ेंगे, इसको इल्यप नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि बाद में येरा लेवे है। ये भी मैंने एक वीडियो में पार्ट में ऐसा बताया है, आप वहाँ देख लेना। तो तुमुन, घय, ल्युट, इक्त्वा, ल्यप और इक्तिन, ये जो प्रत्यय उत्तर कृदंत के, ये पूर्व कृदंत के। दूसरा है कृत्य प्रत्यय। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि कृत प्रत्यय अलग है और कृत्य अलग है, ऐसा नहीं है, ये इसी का पार्ट है। ये ऐसे कुल मिला के 7 प्रत्यय हैं जो कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं, और इनका प्रयोग भाववाच्य और कर्मवाच्य में होता है। यानी जब कोई वाक्य भाववाच्य का हो या कोई वाक्य कर्मवाच्य का हो तो वहां पर हमारा कृत्य प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो कृत्य में तव्य, तव्यत, अनियर, यत, क्यप, ण्यत और केलीमर, ये 7 प्रत्यय हैं जो कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि निम्न में से कृत्य प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो 3 इनमें से कोई सा दे करके एक इनमें से चेप देता है, जो हमें कंफ्यूज करता है। जैसे ल्यप इनसे मिलता जुलता है, तव्य, ल्यप, तो यहाँ मिलता जुलता प्रत्यय उन्होंने चेप दिया, तो अब हमें ढूंढना होता है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रत्यय है जो कृत्य प्रत्यय की श्रेणी का नहीं है। तो ये 7 प्रत्यय हमको रटने जो कृत्य की श्रेणी के हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा आज कि वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु से पीछे जुड़ते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। मुख्यतः प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे होते हैं जो धातु के साथ जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो धातु के अलावा अन्य शब्दों के साथ जुड़ते हैं, स्त्री प्रत्यय वे होते हैं जो प्रत्यय से जुड़े हुए शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के काम करते हैं। उसके अलावा हमारी 10वीं की किताब में 2 प्रत्यय और दिए गए हैं। विभक्ति प्रत्यय वे प्रत्यय जो शब्द रूप और धातु रूप बनाने के लिए जोड़े जाते हैं, इनकी संख्या 39 है। और धातु अवयव प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो मूल धातु और विभक्ति प्रत्यय के बीच में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट आज हमने पढ़ा तिंग क्या है, इन 18 प्रत्ययों को तिंग कहते हैं। अतिंग क्या है, इन 18 से भिन्न प्रत्ययों को अतिंग कहते हैं। सार्वधातु क्या है, तिंग, शित, सार्वधातुकम, यानी इन 18 प्रत्ययों को प्लस में ये 6 प्रत्यय हैं शित, जिनमें श की संज्ञा होती है, इनको हम सार्वधातु कहते हैं। और इन 18 से भिन्न प्रत्ययों को हम आर्ध धातु प्रत्यय कहते हैं जो धातु के साथ जुड़ते हैं। उसके बाद हमने कृदंत कैसे बना वो जाना कि कृत हो जिसके अंत में और तद्धितांत तद्धित हो जिसके अंत में, ऐसा समझा। उसके बाद कृदंत प्रकरण के 2 रूप हमने यहाँ पे सीखे, कृत और कृत्य। कृत में ये प्रत्यय पूर्व कृदंत के अंतर्गत और ये प्रत्यय उत्तर कृदंत के अंतर्गत। कृत्य प्रत्यय में 7 प्रत्यय यहाँ पर शामिल है। ये पूरी चर्चा आज के पार्ट में की। आज की कक्षा में इतना। नेक्स्ट पार्ट में इसी का और कुछ बेसिक हम सीखेंगे, उसके बाद हम प्रत्यय की शुरुआत करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत